प्यारे मित्रों, आज हम लोग ज्योतिष का एक बहुत ही प्रमुख विषय पर विचार करेंगे। अगर हमें ज्योतिष को समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज्योतिष में किस चीज को कहाँ से कब देखा जाता है। महर्षि पराशर ने पूरे के पूरे जीवन को इस 12 घर, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र में विभाजित किया है और ये सभी के सभी ग्रह, नक्षत्र, राशि, भाव हमारे पूरे जीवन को जीवन भर नियंत्रित करते हैं। आप मानिए ना या ना मानिए, यह एक विज्ञान और अध्यात्म का बेजोड़ मिश्रण है। इसमें सदैव आपको वह हर चीज मिल जाएगा जिस चीज को आप जानना चाहते हैं या खोजना चाहते हैं। बस जरूरत है तो सही नजरिए और सही तरीके से इसे देखने की और इसे समझने की। एक बार आप ज्योतिष को देखना और समझना सीख गए तो आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी का समाधान कर सकते हैं। अतः सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 लग्न होते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले हम लोग मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है। देखिए, मेष लग्न वालों के लिए मेष लग्न सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति के ग्रुप से आता है। ये देव ग्रुप से आता है और दूसरा दानव ग्रुप है शुक्र, शनि, बुध, राहु का। तो यह सबसे पहले हम लोग आज मेष लग्न के बारे में बात कर रहे हैं। मेष लग्न में सबसे शुभ ग्रह जो होता है और धनदायक ग्रह होता है वह सूर्य होता है, क्योंकि वह पंचम भाव का स्वामी होता है और पंचम भाव त्रिकोण होता है। चंद्र चतुर्थेश होता है और चतुर्थेश होने के कारण ये अपनी शुभता खो बैठता है। चंद्रमा चूंकि एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह जब भी केंद्र भाव का स्वामी होगा तो अपनी शुभता को खो देगा, और जब पापी ग्रह केंद्र भाव का स्वामी होगा तो वह अपना पापत्व खो के शुभता की ओर अग्रसर होगा। उसी तरह जब भी कोई भी ग्रह, चाहे शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, पापी ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, जब भी वह त्रिकोण भाव का स्वामी होता है, अर्थात प्रथम, पंचम और नवम, लग्न भी एक त्रिकोण है, तो पहला, पांचवा और नौवां भाव का जो भी स्वामी होगा, चाहे वह शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, सदैव शुभ ही फल करेगा। और शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बृहस्पति, बुध अगर केंद्र भाव के स्वामी होंगे तो अशुभ फल करेंगे, और पापी ग्रह जब केंद्र भाव के स्वामी होंगे, अर्थात पहला, चौथा, सातवां, 10वां के स्वामी होंगे तो उनमें शुभत्वा आ जाएगी। तो ये चीज आप समझ चुके हैं। इसीलिए चतुर्थ भाव का स्वामी मेष लग्न में चंद्रमा होता है तो वह उसमें पापत्व आ जाता है और वह उसमें शुभता की कमी आ जाती है। मंगल इस लग्न का लग्नेश है, अर्थात पहला घर का स्वामी भी है और 8वें घर का स्वामी भी है। तो एक बात सदैव याद रखिए, लग्नेश को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है। छठा घर, 8वां घर और 12वां घर बहुत ही अशुभ होता है। सबसे ज्यादा अशुभ 8वां घर, फिर 12वां घर, फिर छठा घर होता है। तो चूंकि मंगल इसमें पहला घर और 8वां घर दोनों घर का स्वामी होता है और लग्नेश होने के कारण उसको अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, अतः मेष लग्न के लिए मंगल भी कारक ग्रह है और शुभ फलदायी है। अब आइए बुध पर। बुध इस घर के लिए, इस कुंडली के लिए तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी होता है। तीसरा घर भी खराब है, छठा घर भी खराब है, अतः तीसरा और छठा होने के कारण इस लग्न के लिए बुध महापापी ग्रह है। जिस भाव में भी वह बैठता है, जिस भाव के स्वामी के साथ बैठता है, जिस ग्रह को देखता है, जिस घर को देखता है, उसकी शुभता को नष्ट कर देता है। इसका कमजोर होना ही मेष लग्न वालों के लिए हितकारी है। अगर मेष लग्न वाले कुंडली में बुध का बलवान होना बहुत ही पापी है और अहितकारी है। अतः कभी भी मेष लग्न वालों को
खुद को बलवान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये सदैव ध्यान रखिए। अच्छा, अब गुरु, मेष लगन वालों के लिए गुरु जो होता है 9वां घर और 12वां घर का स्वामी होता है। तो 9वां घर त्रिकोण है, जिस तीनों त्रिकोणों में सबसे शुभ है और द्वादश भाव का स्वामी है। तो द्वादश भाव और द्वितीय भाव एक समभाव माने जाते हैं। तो द्वादश भाव का स्वामी हो, तो द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण वो द्वादश भाव का से ज्यादा उस भाव का फल करेगा जो उसका दूसरी राशि है। तो दूसरी राशि 9वां घर पड़ती है। तो मेष लगन के लिए बृहस्पति महा शुभकारी है और अपने दशा अंतरदशा में विशेष लाभप्रद है, अगर थोड़ा सा भी बलवान हुआ तो। अब शुक्र इस कुंडली के लिए दूसरा घर और 7वां घर का स्वामी है। दूसरा घर और 7वां घर दोनों मार्केश हैं, मारक भाव है। तो दोनों का स्वामी होने के कारण ये एक मार्केश हो जाता है मेष लगन के लिए। और दूसरी बात, 7वां घर जो कि शुभ ग्रह है और 7वां घर का स्वामी होने से उसमें शुभत्व की कमी हो जाती है। अतः मेष लगन वालों के लिए शुक्र शुभ फलदायी नहीं है, बल्कि अकारक ग्रह है और मार्केश भी है। और अब मेष लगन वालों के लिए शनि देखते हैं। शनि 10वें भाव का स्वामी होने से उसके अंदर अशुभता का नाश हो जाता है और 11वां भाव का स्वामी होने का जो उसके अंदर अशुभता का नाश हुआ था वो पुनः अशुभ हो जाता है, क्योंकि तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी सदैव पाप फल ही करते हैं। अतः 10वें भाव का स्वामी होने के कारण शनि की अशुभता तो कम हो जाती है, मगर पुनः 11वें भाव के स्वामी होने के कारण उसकी अशुभता जो कि तो बनी रहती है। तो आज ये चीज आप समझ गए कि मेष लगन वालों के लिए कैसे ये सातों ग्रह फल करेंगे। और रहा राहु केतु, तो राहु केतु सदैव जिसके साथ बैठते हैं और जिसके घर में बैठते हैं उसके गुण को और उसके अनुरूप फल अपना प्रदान करते हैं, ये सदैव ध्यान रखिएगा। अगर योग कारक ग्रह के साथ बैठेंगे, योग कारक ग्रह के घर में बैठेंगे तो योग कारक फल देंगे, और अगर दुष्ट ग्रहों और दुष्ट घर में बैठेंगे तो दुष्ट फल देंगे। राहु केतु सदैव उनका अपना कोई फल नहीं होता है, क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं, जिनके साथ बैठते हैं सदैव वैसा ही फल करते हैं। अतः राहु केतु का फलादेश करते समय बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनकी दृष्टि, इनके स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार बैठे हैं, किस प्रकार का फल कर रहे हैं, ये सब देखकर ही राहु केतु का फल करना चाहिए। क्योंकि राहु केतु का फल बहुत ही अचानक और शीघ्रता के साथ और बहुत ही अटपटा सा होता है, जो अनुभवी ज्योतिषी ही ये बात को बता सकता है कि राहु केतु को किस प्रकार से उसका शुभत्व फल को प्राप्त किया जाए। अब हम लोग आते हैं वृष लगन के ऊपर। वृष लगन का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। इसमें सूर्य जो होता है वो चतुर्थेश होता है, और चतुर्थेश होने के कारण अपनी नैसर्गिकता अशुभता को खोकर शुभ हो जाता है। अर्थात उसके अंदर जो अशुभता होती है पापी ग्रह का, वह नष्ट होकर वह शुभ फल देने लगता है। यदि वह केंद्र और त्रिकोण में बुध के साथ स्थित हो तो बहुत ही अच्छा फल देता है। इस कुंडली वृषभ कुंडली में चंद्रमा तृतीयेश हो जाता है, जो कि पापी हो जाता है। इसका कमजोर होना और ही इस कुंडली के लिए अच्छा है, वरना बलवान चंद्रमा निर्धन योग बनाने का सामर्थ्य रखता है। वृष लगन में अगर कुंडली में अगर लगन में चंद्रमा हो, अर्थात वृष लगन की कुंडली हो और वृष लगन में ही चंद्रमा बैठ जाए तो उच्च का हो जाएगा। देखने में तो ये उच्च का है, मगर जीवन भर ये संघर्ष और निर्धनता बनाए रहेगा। अतः चंद्रमा का वृष लगन में कमजोर होना ही उचित है। वृष लगन के लिए मंगल जो होता है 12वें और 7वें घर का स्वामी होता है। द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण ये न्यूट्रल हो जाता है, समफलदायी हो जाता है, मगर और सप्तमेश होने के कारण इसका पापत्व कम हो जाता है। अतः वृष लगन में मंगल कुछ शुभ ही गिना जाता है। बुध जो होता है वो दूसरे और 5वें घर का स्वामी होता है। तो दूसरे घर का स्वामी होने के कारण ये सम रहता है, और 5वें घर का स्वामी होने के कारण इसके अंदर बहुत सुविधा आ जाती है। तो वृष लगन के लिए बुध बहुत ही कारक ग्रह और बहुत ही शुभ फलदायी गिना जाएगा। अपनी दशा अंतरदशा में विशेष शुभ फल प्रदान करेगा, अगर थोड़ा भी बलवान हुआ तो।
रहा बृहस्पति वृष लगन के लिए। वृष लगन के लिए बृहस्पति अष्टम और बृहस्पति वृष लगन के लिए अष्टम और एकादश भाव का स्वामी होता है। दोनों बहुत ही दुष्ट भाव हैं, अतः बृहस्पति का अशुभ ही गिना जाता है, परंतु इसकी जो दृष्टि होती है वह लाभकारी है और इसका स्थान, इसका जिस भाव में भी ये बैठेगा अपने भाव को छोड़कर, तो उस भाव के लिए ये नुकसानदायक है। मगर जब जिस भाव को भी ये देखेगा या जिस भाव पे, जिस ग्रह पे भी दृष्टि डालेगा, उस भाव को में कुछ वृद्धि जरूर करेगा, क्योंकि बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इसका पाप फल देने का भी दूसरा ही तरीके से ये पाप फल करता है। अब रहा शुक्र, तो शुक्र इस लगन के लग्नेश और षष्ठेश होते हैं, तो लग्नेश होने और षष्ठेश होने के कारण को षष्ठ भाव का दोष नहीं लगता है शुक्र को, और अब शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में इस वृष लगन वालों के लिए उत्तम फल करते हैं। शनि इस कुंडली में नवमेश और दशमेश होता है। एकमात्र महायोग कारक ग्रह, दोनों बहुत ही शक्तिशाली और शुभ भावों का स्वामी होता है। अकेला शनि थोड़ा भी बली हुआ तो इस कुंडली के लिए बहुत ही शुभ फलदायी और राजयोग कारक होगा। इसकी दृष्टि और इसकी स्थिति बहुत ही मायने रखती है वृष लगन के लिए। अतः तत्परता और प्रयास करके भी शनि को वृष लगन की कुंडली में बलवान करना चाहिए, ताकि नवम और दशम भाव का पूर्ण शुभ फल प्राप्त हो सके और जातक अपनी जीवन में बुलंदियां छू सके। और राहु केतु भी, चूंकि शुक्र की कुंडली है, तो राहु केतु अपने स्थिति अनुसार फल देंगे। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे और केंद्रेश और त्रिकोणेश के साथ बैठेंगे तो वो शुभ फलदायी होंगे। अष्टम भाव, द्वादश भाव में इनका उचित फल देखने को नहीं मिलेगा। और विशेषतः वृष लगन वालों की कुंडली में एक विशेषता होती है कि बृहस्पति जो होता है बहुत ही मूल्यवान ग्रह होता है, क्योंकि वो एकादश भाव का बृहस्पति एक तो धन का कारक ग्रह है, किसी भी चीज में शुभता ला देता है, प्लस जब एकादश भाव का स्वामी भी होगा तो वो उसमें विशेषतः शुभता आ जाएगी। वो जिस भाव व जिस ग्रह को देखेगा उसमें विशेष बल और शुभता और उसमें मूल्य प्रदान कर देगा। अगर ऐसा बृहस्पति मंगल के साथ बैठता है तो उसको जीवन साथी उत्तम मिलेगा और उसे जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। यह सब बातें वृष लगन के साथ हैं। तो ये सब बातों का वृष लगन को देखते समय विचार करना चाहिए, कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, और उसी के अनुसार से रत्न भी धारण करना चाहिए और उसका उपाय करना चाहिए। कभी भी अशुभ ग्रहों को बलवान नहीं करना चाहिए और सदैव शुभ ग्रहों को बलवान करना चाहिए। शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह किस प्रकार देखते हैं ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हर एक लगन में शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह अलग अलग होते हैं। वृष लगन के लिए शुभ ग्रह शुक्र बुध शनि है। मेष लगन के लिए शुभ ग्रह मंगल सूर्य बृहस्पति है। तो मेष लगन वालों को मंगल सूर्य और बृहस्पति को बलवान करना चाहिए और वृष लगन वालों को शुक्र बुध शनि को बलवान करना चाहिए अब तरीके से, और जो अशुभ ग्रह होते हैं उनको शांत करना चाहिए। तो ये सब बातें जब भी कुंडली देखें तो इसका ध्यान रखें। सदैव ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में ही अपना फल प्रदान करते हैं, ये सदैव ध्यान रखिए। अब आते हैं मिथुन लगन की ओर। मिथुन लगन एक द्विस्वभाव राशि है, इसका स्वामी बुध होता है। इसमें सूर्य जो होता है वो तृतीयेश बनता है, जो कि अशुभ होता है। चंद्र इसमें द्वितीयेश बनता है, इसका फल जो होता है उसकी ताकत और उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि बली है और शुभ स्थान में है तो धन देगा। मंगल छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी बनता है। दोनों ही स्थान अनिष्ट है, और एक तो मंगल पराक्रमी ग्रह है और छठे और एकादश भाव का स्वामी होने के साथ एक तो पराक्रमी ताकतवर व्यक्ति को के साथ दुष्टता आ जाती है, तो यह बहुत ही अनिष्टकारी हो जाता है। अतः मंगल मिथुन लगन में जितना निर्बल हो उतना ही अच्छा है, वरना धन के लिए हानिकारक है। बुध चूंकि लग्नेश होता है तो इस केंद्र का दोष नहीं लग पाता है,
और लग्नेश होने के कारण शुभ फल देता है। थोड़ा भी मंगल बली हुआ तो अच्छा खासा धन देगा। गुरु इस कुंडली में केंद्राधिपति दोष से संलिप्त हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ दो केंद्र के भाव का स्वामी हो जाता है, 7वें और 10वें भाव का स्वामी होता है। इसलिए इसमें गुरु में काफी अशुभता खो देती है, शुभता खो देती है और अशुभ हो जाता है। मगर ये बात सदैव ध्यान रखिएगा, यह दोष और इस तरह का जो अशुभता होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होती है, धन के लिए इतना नहीं होती है। मिथुन लगन में 9वें भाव में बैठा बृहस्पति मिथुन लगन वालों को ऊंचा पद प्रदान करता है, ये सदैव याद रखिए, क्योंकि इसमें दशमेश और नवमेश का योग बनता है। शुक्र इसमें द्वादश और पंचम भाव का स्वामी होता है। द्वादश भाव का होने से अपना दूसरे भाव पंचम भाव का फल करता है, जो कि अति शुभ फलदायक हो जाता है। थोड़ा बहुत भी बली शुक्र अच्छा फल देगा, और बहुत बलवान हुआ तो बहुत अच्छा फल देगा। शनि इसमें अष्टम और नवम भाव का स्वामी हो जाता है। एक तो थोड़ा अच्छा है, अष्टम भाव बहुत बुरा है, नवम बहुत अच्छा है, तो जो मिला जुला फल देता है। चूंकि लेकिन मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में बनती है तो कुछ अच्छा ही रहता है, क्योंकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो वहां पर वो अच्छा फल देता है। अब हम लोग बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में सूर्य जो होता है दूसरे भाव का स्वामी होता है। अगर थोड़ा बहुत भी शुभ हुआ, बलवान हुआ तो काफी धनदायक हो जाता है। चंद्र लग्नेश होने से राजयोग कारक होता है, बहुत शुभ फल करता है। मंगल पंचम और दसम भाव का स्वामी होने के कारण, केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने के कारण बहुत ही योग कारक स्थिति में होता है और बहुत ही शुभ फलदायक हो जाता है कर्क लगन वालों के लिए। बुध जो होता है द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी हो जाता है, अतः तीसरे भाव का स्वामी होने अशुभ फल करता है। गुरु छठे भाव का 9वें भाव का स्वामी होता है, तो थोड़ा सा अशुभता तो रहती है, मगर फिर भी वह कर्क लगन वालों के लिए शुभ ही फल करता है, क्योंकि 9 भाव छठे भाव से बलवान है। शुक्र चतुर्थेश होने से शुभता खो बैठता है और एकादश होने से भी बहुत अशुभ है। अतः शुक्र कर्क लगन वालों के लिए परम अशुभ कारक और अकारक ग्रह है, और अपनी दशा में अशुभ फल करेगा। और विशेषता तब जब शुक्र के घर में कोई और अशुभ ग्रह राहु या शनि बैठा हो, तो शुक्र अपनी दशा में जातक को परेशान कर सकता है कर्क लगन वालों के लिए। शनि जो होता है वो कर्क लगन वालों के लिए सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है। उसकी अशुभता तो चली जाती है सप्तम भाव का स्वामी होने से, मगर अष्टमेश होने से वह बहुत ही पापी हो जाता है। और जब वह अष्टमेश होकर पापी हो जाता है तो वह शनि जैसा बहुत ही पाप फल करता है। अतः कर्क लगन में शनि जो है बहुत ही अनर्थकारी और गलत ग्रह है। कर्क लगन वालों को शनि से सदैव सावधान रहना चाहिए। अब आते हैं हम लोग सिंह लगन के लिए। सिंह लगन का स्वामी जो होता है सूर्य होता है। क्योंकि यह लग्नेश बनता है और बलवान हो तो, और लगन को देखे तो बहुत कुछ प्रदान करता है। अगर और भी 2-3 शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति साम्राज्य के प्राप्त कर सकता है। उसे बहुत धनदायक और मंत्री का भी पद प्राप्त हो सकता है सरकार में। चंद्र इसमें द्वादश बनता है, अपने स्थिति के अनुसार वो अच्छा फल बुरा फल करता है। मंगल जो होता है चौथे भाव का स्वामी होने से अशुभ नहीं रह जाता है, और 9वें घर का स्वामी होने से परम शुभकारी हो जाता है। सिंह लगन के लिए मंगल अकेला बहुत ही राजयोग कारक ग्रह है। बुध इसमें दूसरे और एकादश भाव का स्वामी होता है। दोनों ही धनदायक ग्रह है, द्वितीय और एकादश भाव। और चूंकि दोनों का स्वामी होने से बुध में बहुत ही धन देने की क्षमता बढ़ जाती है। थोड़ा भी बहुत भी अगर बुध हुआ तो अच्छा ही फल करेगा। और अगर ये एकादश भाव में सूर्य के साथ बैठा है तो ये बहुत ही विशेष धनदायक योग बनाता है, और ये बहुत ही उत्तम फल देता है, क्योंकि एकादश भाव में बुध विशेष कारक ग्रह होते हैं, और अपना राशि में होने के साथ और साथ में सूर्य के साथ होने से उसके अंदर बहुत ही बल हो जाता है। क्योंकि इस कुंडली में सूर्य लग्नेश होता है, और जिस भाव में बैठेंगे, जिसके साथ ही बैठेगा उस भाव की वृद्धि कर देगा। तो अगर जातक के सिंह लगन वाला जातक के कुंडली में 2 ग्रह सूर्य और बुध एकादश भाव में है, तो व्यक्ति के सदैव आमदनी चारों ओर से बनी रहेगी। सदैव अपनी दशा अंतर्दशा में ये दोनों ग्रह धन के लिए बहुत ही शुभ फल करेंगे। अतः बुध को धन के लिए सदैव बल देते रहना चाहिए किसी भी प्रकार से।
गुरु जो है पंचम और अष्टम का शुभ दोनों का, पंचम और अष्टम का स्वामी है। पंचम तो शुभ है मगर अष्टम ज्यादा अशुभ है, अतः थोड़ा सा अशुभ तो रहता है सिंह लगन में, फिर भी इसकी दृष्टि शुभ ही मानी जाएगी। शुक्र तृतीय और दशमेश बनता है, इसमें अतः दशम भाव होने से शुभता कमी हो जाती है और तृतीय भाव का स्वामी होने से अशुभता फिर से आ जाती है। अतः शुक्र जो है सिंह लगन वालों के लिए विशेष पापी है। शनि सतमा और छठे भाव का स्वामी है। सतमा का स्वामी होने से अशुभता तो थोड़ा कम होती है, मगर छठा का स्वामी होने से पुनः पापी हो जाता है। अतः शनि इस कुंडली में विशेष पापी ग्रह होता है। और अगर यह शुक्र राहु केतु जैसे ग्रहों का स्वामी हो, अर्थात इनके घर में राहु शुक्र बैठ जाए, तो शनि विशेष पापी हो जाता है और इसकी दृष्टि, इसकी स्थिति सिंह लगन वालों के लिए विशेष कष्टदायी हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के लिए। कन्या लगन जो होता है इसमें का स्वामी बुध होता है और इसमें सूर्य जो होते हैं वह द्वादश बनते हैं। अपनी स्थिति और बल के अनुसार अच्छा बुरा फल करते हैं क्योंकि वह सम स्थिति होती है। चंद्र जो होता है एकादेश होता है, अतः ये पापी माना जाता है, मगर बली होने से और शुभ ग्रह के साथ स्थिति और दृष्टि होने पर धन के संबंध में अच्छा फल देते हैं। मंगल जो होता है तीसरी और अष्टम भाव का स्वामी होता है। मंगल एक तो दुष्ट ग्रह है, बलवान ग्रह है, पापी ग्रह है, पुनः वो तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी होने से बहुत ही पापी और अशुभ हो जाता है। अतः कन्या लगन में मंगल का कमजोर होना ही उचित है, वरना वह जीवन भर परेशानी करते रहेगा। अतः अब हम लोग बुध के बारे में बात करते हैं। बुध जो होता है इस कुंडली में दशमेश और तृतीय लग्नेश बनता है। तो दशमेश और चूंकि ये लग्नेश है तो इसके अंदर इसको दशमेश होने का दोष नहीं लगता है, वो शुभ रहता है। बुध का बलवान होने से व्यक्ति जीवन में काफी तरक्की करेगा, क्योंकि एक तो लग्नेश है, दूसरा दशमेश है। दोनों ही भाव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न व्यक्तित्व को दर्शाता है और दशम भाव जो होता है ऊंचाई को, पदवी को और राज्य को दर्शाता है। तो बुध का बलवान होना इस कुंडली के लिए परम आवश्यक है। अगर बुध पे अगर शुभ ग्रह शुक्र बृहस्पति की अच्छी दृष्टि हो तो व्यक्ति जीवन में एक अच्छा ऊंचाई प्राप्त करता है। गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है और वो अपना शुभता खो बैठता है और अशुभ गिना जाता है इस कुंडली के लिए। मगर ये मिथुन लगन में भी अशुभ होता है, मगर मिथुन लगन में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, धन के लिए नहीं। मगर कन्या लगन में दोनों ही रूप से हानिकारक होता है। सदैव याद रखिए कन्या लगन में अगर बृहस्पति छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे तो दाम्पत्य सुख में कमी आने की संभावना बनी रहती है। सदैव इस बात को ध्यान रखें। इस कुंडली में बृहस्पति का अच्छे भाव में बैठना दाम्पत्य जीवन के लिए परम आवश्यक है। शुक्र जो होता है द्वितीय से नौमेश का स्वामी होता है, तो दूसरा भाव सम होता है, नौमा घर त्रिकोणेश होता है। तो ये शुक्र अकेला इस कुंडली के लिए परम राजयोग कारक ग्रह है। अगर ये कुंडली में किसी शुभ स्थान पे शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए और शुभ स्थिति में बलवान स्थिति में हो तो कुंडली में व्यक्ति को धन और भाग्य का जीवन में अटूट संबंध बना रहता है। ये व्यक्ति या ऐसा ग्रह जहाँ ही बैठेगा उस भाव को विशेष तरक्की, उस भाव को विशेष बल प्रदान करेगा, विशेष उस भाव से उसे धन का आगमन होता रहेगा, उसकी राजयोग बना रहेगा। फिर से शनि आते हैं। शनि पंचमा और छठा भाव का स्वामी होता है, तो यह पंचम भाव से त्रिकोणेश होने से सुखता तो बढ़ती है, मगर छठा भाव का स्वामी होने से पुनः यह पापी हो जाता है। तो अतः परंतु चूंकि कन्या लगन में शनि है तो थोड़ा सा शुभ ही गिना जाएगा। और राहु और इसमें इस कुंडली में राहु केतु भी अपनी स्थिति के अनुसार फल देंगे। अगर योग कारक ग्रह और योग कारक ग्रह के साथ या उसकी दृष्टि या उसके घर में बैठे हैं तो अच्छा फल देंगे। अगर पापी ग्रह के साथ बैठे हैं तो पापत्व वाला फल ही देंगे। अतः इस बात को सदैव ध्यान रखिए कि राहु केतु को किसी विशेष लग्न साथ उसका कोई महत्व नहीं हो। जिस घर में बैठते हैं, जिनके साथ बैठते हैं, वैसा ही रूप रंग गुण धारण कर लेते हैं, और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसको कष्ट पहुंचाते हैं और उसकी दशा में उसे काम करने नहीं देते हैं, और अपनी दशा, और जब अपनी दशा आती है तो उस ग्रह का अपना फल देने लगते हैं। अतः राहु केतु का फलादेश करते समय ये सब बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हमने मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक बात किया है इस एपिसोड में,
इसमें आप काफी कुछ समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रह किस लगन के लिए कारक होता है और कौन सा ग्रह अकारक होता है। कारक ग्रह मतलब वह जो उस लगन के लिए शुभ फल दे, और अकारक ग्रह वह जो उस लगन के लिए पाप फल दे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हम लोग अगले एपिसोड में आपको बताएंगे तुला लगन से लेकर मीन लगन तक कि हर लगन का अपना कैसा प्रभाव रहता है, उसमें कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह अकारक होते हैं। मैंने इस वीडियो में आपके सामने साझा कर ही दिया है कि कौन सा भाव से क्या क्या देखते हैं। तो जब भी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह शुभ होकर उस भाव में बैठता है तो उस भाव में उससे संबंधित फलों की वृद्धि करता है। कारक ग्रह सदैव ही कुंडली में अच्छा फल प्रदान करता है। अगर वह दुष्ट स्थान में बैठे तो दुष्ट स्थान के फलों की में कटौती करता है, और अच्छे स्थान में बैठे तो अच्छे स्थानों की फल में वृद्धि करता है। तो जो कारक ग्रह आपके मित्र होते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं आपके लिए शुभ फलदायी होते हैं, और अकारक ग्रह सदैव अशुभ फलदायी होते हैं। वो जहाँ भी बैठेंगे आपको पीड़ित ही करेंगे। इनका अशुभ भाव में बैठना ही शुभ होता है। छठे, और सदैव याद रखिए, छठे, आठवें, 12वें का जो स्वामी होता है वो कुंडली के लिए अकारक होता है, और वो जहाँ भी बैठता है उस भाव को पीड़ित करता है। आपको अगर किसी प्रकार की भी समस्या है ज्योतिष को लेकर, तो आप मुझे फोन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, और आपको इस चाहे वो समस्या का समाधान किसी भी रूप में आपको मिल सकता है, समस्या किसी भी रूप में हो सकती है। अतः आपके लिए हम आपका अपने पास स्वागत करते हैं। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमसे फोन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।